चौहान वंश हम लोग देखेंगे आज, है ना। राजपूतों में हमने बहुत सारे वंश अभी देखना है, बहुत सारा देखा हमने। अभी हम लोग चौहान वंश, आप जानते हो चौहान वंश के, ये भी वही अग्निकुंड सिद्धांत आपको बताया था हमने, जिसमें अग्निकुंड वशिष्ठ ऋषि ने अग्निकुंड यज्ञ किया था, जिसमें 4 योद्धा चौहान, चालुक्य, परमार और गुर्जर प्रतिहार। तो आज हम लोग चौहान वंश को देखते हैं। चौहान वंश अग्निकुंड में बताया गया है कि ये चौहान जो है अग्निकुंड से निकला है, ठीक है। इसी बात को एग्जाम में पूछा जाता है कि अग्निकुंड का जो थ्योरी है जो चंद्रवरदाई ने दिया है, इसको और कौन से स्कॉलर्स सपोर्ट करता है। तो यह ध्यान रखना है आपको। एक तो है मोहनोत नैन्सी, मोहनोत नैन्सी, और दूसरा है सूर्यमल मिश्रन, सूर्यमल मिश्रन। ये दोनों चंद्रवरदाई के सिद्धांत को समर्थन देता है। मतलब ये भी मानते हैं कि ये जो 4 योद्धा थे, चौहान, चालुक्य, गुर्जर प्रतिहार और परमार, ये अग्निकुंड से ही निकले, ठीक है। तो चौहान इनके अकॉर्डिंग देखें तो अग्निकुंड से निकला, लेकिन चौहानों की एक अभिलेख मिला है, बिजौलिया अभिलेख। बिजौलिया, ये भीलवाड़ा में बिजौलिया, यहां से हमें एक अभिलेख मिला है जो एक मंदिर में मिला है, मंदिर से मिला है। इस अभिलेख में हमें यह पता चलता है, यह अभिलेख ऑलमोस्ट 1130 ईस्वी का है, और इस अभिलेख, यह संस्कृत में लिखा हुआ अभिलेख है। इस अभिलेख में हमें यह पता चलता है कि चौहान कौन है, तो ब्राह्मण है, चौहान ब्राह्मण है, ठीक। बिजौलिया अभिलेख में चौहानों को क्या कहा गया, ब्राह्मण कुल का, है ना। ब्राह्मण में वत्स गोत्रीय ब्राह्मण, वत्स गोत्र का ये ब्राह्मण। बिजौलिया अभिलेख में चौहानों को, जो कि राजपूत हैं, है ना, लेकिन बिजौलिया अभिलेख में इनको ब्राह्मण कहा गया है, ठीक है। इस बात को कौन सपोर्ट करता है, तो एक आधुनिक इतिहासकार हैं दशरथ शर्मा। इनकी एक पुस्तक है द अर्ली चौहान डायनेस्टी, द अर्ली चौहान डायनेस्टी। ये इस पुस्तक में भी दशरथ शर्मा कहता है कि चौहान कौन है, ब्राह्मण है, ठीक है। तो इस तरह से देखा जाए तो चौहानों के बारे में कि ब्राह्मण से उत्पत्ति की अवधारणा भी है, और अग्निकुंड से भी इनके उत्पत्ति की बात देखते हैं, ठीक है। तो ये चौहानों की उत्पत्ति कैसे हुई ये हमने देखा। अब देखो चौहान कौन है ये पता चल गया। चौहानों के जो प्रथम शासक हैं, जिनके बारे में हमें बिजौलिया अभिलेख से ही पता चलता है, वो हैं वासुदेव नाम का व्यक्ति। यही चौहानों के प्रथम व्यक्ति, मतलब बिजौलिया अभिलेख में यह पता चलता है कि चौहानों का जो आदि पुरुष है वो है वासुदेव, और इसका लगभग शासन का समय है 550 ईस्वी के आसपास। तो मतलब काफी प्राचीन है आप देखें तो, ठीक है। तो चौहानों को इस तरह से देखा जाए तो चौहान ये। इसके अलावा चौहानों की उत्पत्ति संबंधी और भी, जैसे कि आप जानते हो कि राजपूत, है ना, या तो वो अपने आप को सूर्यवंशी मानते हैं या अपने आप को चंद्रवंशी मानते हैं। यह भी एक कंसेप्ट है कि भाई मनु, हम लोग मानते हैं कि मनु, है ना, आदि पुरुष है, मनु से ही सबका उद्भव हुआ है। तो मनु के एक पुत्र थे इल, और एक पुत्री थी इला। जो अपने आप को इल से जोड़ते हैं वो हो गए सूर्यवंशी, और जो अपने आप को इला से जोड़ते हैं कि हमारे जन्म इला से हुआ है, वो हो गए चंद्रवंशी। तो इस आधार पर देखें तो चौहान वंश में, चौहान वंश के बारे में हमें ये जानकारी मिलती है कि ये सूर्यवंशी था। कौन से, कहां से जानकारी मिलती है, तो गौरी शंकर ओझा की पुस्तक है, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, वो कहता है कि चौहान सूर्यवंशी थे, गौरी शंकर हीराचंद ओझा। लेकिन यही हम देखेंगे कि एक अभिलेख है हांसी अभिलेख, जो कि हरियाणा में मिला है, हांसी अभिलेख। यहां से हमें पता चलता है कि ये जो चौहान थे ये चंद्रवंशी थे। तो मतलब चौहानों के बारे में सूर्यवंशी
संबंधी मत भी है और चंद्रवंशी संबंधी मत भी है, ब्राह्मण उत्पत्ति से संबंधित मत भी है और अग्निकुंड से उत्पत्ति संबंधी मत भी है। तो ये चौहानों के बारे में इस तरह की जानकारी हमें मिलती है। वास्तव में आप जानते हो चौहान कौन थे, क्षत्रिय थे, राजपूत थे। तो अब हम लोग इनके बारे में डिटेल में जानते हैं, है ना। चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव नाम का व्यक्ति था, जिसने 551 ईस्वी के आसपास शासन शुरू किया था। इनका जो शासन का क्षेत्र है वो कौन सा क्षेत्र, राज्य इनका सपादलक्ष, इनके राज्य का नाम सपादलक्ष। सपादलक्ष का अर्थ क्या होता है, 100 गांवों की भूमि, 100 गांवों का भूमि। इसका मतलब क्या हुआ कि चौहानों का जो आरंभिक क्षेत्र था वो बहुत छोटा रहा होगा। इसका मतलब ये होता है कि ये किसी के सामंत थे शुरुआत में, वासुदेव स्वतंत्र शासक नहीं रहा होगा। 100 गांवों का शासन करने वाला शासक कैसे हो सकता है, तो मतलब ये सामंत थे। और किसके सामंत थे, तो गुर्जर प्रतिहारों के ही ये सामंत थे। क्योंकि हम देखते हैं कि जब तक गुर्जर प्रतिहार शासक शासन करता है उत्तर भारत में, तब तक जितने भी अन्य राजपूत हैं वो सब उनके सामंत रहे। और जब गुर्जर प्रतिहार कमजोर हुआ तब ये सामंत अलग अलग क्षेत्र में स्वतंत्र राजवंश की स्थापना किया और अच्छे से शासन किया। तो मतलब वासुदेव एक सामंत रहा था, और वासुदेव के बाद भी जो इनके उत्तराधिकारी हुए वो सब सामंत ही थे। काफी टाइम तक ये सामंत के रूप में, गुर्जर प्रतिहारों के सामंत के रूप में शासन किया, ठीक है। और इनकी राजधानी कहाँ है, तो इनकी राजधानी है नागौर। सपातलक्ष इनके राज्य का नाम था और राजधानी नागौर, ठीक है। वासुदेव इस वंश का प्रथम शासक है, मतलब संस्थापक, चौहान वंश के संस्थापक हम लोग वासुदेव को मानते हैं। वासुदेव के बाद फिर बहुत सारे शासक हुए, कई शासक हुए। वासुदेव के बाद एक शासक हुए विग्रहराज, विग्रहराज द्वितीय। इसी ने, जैसे चौहानों की कुल देवी कौन है, तो चौहानों की कुल देवी आशापुरा माता, आशापुरा माता। इन्होंने ही चौहानों की कुल देवी आशापुरा माता का मंदिर बनाया था, आशापुरा माता, ठीक है। किसने बनाया, विग्रहराज चतुर्थ ने आशापुरा माता को अपना कुल देवी घोषित किया और इससे इनका मंदिर भी बनाया था, ठीक। फिर एक शासक हुए थे गवुक, ये आरंभिक चौहान शासक है गवुक। कहते हैं इन्होंने प्रतिहारों के अधीनता को उखाड़ फेंका था, मतलब प्रतिहारों से स्वतंत्र हो गया था गवुक। तो इसका मतलब यह होता है कि गवुक जो चौहान वंश का शासक था उसने एक स्वतंत्र चौहान वंश की स्थापना किया है। तो गवुक प्रतिहारों के सामंती सिस्टम को उसने उखाड़ फेंका, मतलब सामंत से स्वतंत्र हो गया ये गवुक, है ना, ठीक है। तो गवुक ने स्वतंत्र चौहान वंश की स्थापना किया, इसका मतलब प्रतिहारों से वो स्वतंत्र हो गए। गवुक के बाद महत्वपूर्ण शासक हम देखते हैं वो है अजयराज। अजयराज, इसी ने अजय मेरू नाम का शहर बसाया था। इसी अजयमेर शहर को हम आज अजमेर कहते हैं। तो अजय मेरू शहर किसने बसाया था, अजयराज ने। कब बनाया था, 1113 ईस्वी में अजय मेरू, ठीक। अजयराज के समय चौहानों का गुजरात के चालुक्यों के साथ बहुत अच्छे संबंध थे। अजयराज खुद शैव धर्म के अनुयायी थे, ये शैव धर्म के मतअवलंबी थे, लेकिन साथ में ये जैन धर्म को भी बराबर महत्व दिया। जैन धर्म का भी काफी इस समय अजमेर के आसपास काफी विकास हुआ था। तो अजयराज धार्मिक रूप से बहुत ही सहिष्णु शासक थे अजयराज। अजयराज के बाद नेक्स्ट राजा आता है अर्णोराज। अर्णोराज ने आना सागर झील का निर्माण किया था। आना सागर, ऐसे आप जानते हो सांभर झील, सांभर लेक। तो वासुदेव के बारे में बिजोलिया अभिलेख से यह पता चलता है कि वासुदेव ने सांभर झील का निर्माण किया था। और
अर्नोराज एक शासक है जिसने अजमेर में आना सागर झील का निर्माण किया था। आना सागर झील, आना सागर झील बाद में इसी आना सागर झील पर मुगलों ने, जहांगीर और शाहजहां ने भी काफी सारे निर्माण कार्य किया था, जो हम मुगल इतिहास के कंटेक्स्ट में देखेंगे। अर्नोराज ने आना सागर झील बनाया। इसके अलावा अर्नोराज ने पुष्कर में एक विष्णु जी का वराह मंदिर बनाया था। विष्णु का वराह मंदिर अर्नोराज ने ही बनवाया था। ठीक है, तो अजयराज, अर्नोराज, ठीक है, ये इनके एक्चुअली ये ऐसे शासक हैं जब गुर्जर प्रतिहारों का अंत हो चुका था और ये स्वतंत्र रूप से, वास्तविक रूप में इन्होंने स्वतंत्र तरीके से शासन किया था। अर्नोराज के बाद देखेंगे जो नेक्स्ट शासक हैं वो है विग्रहराज। नेक्स्ट महत्वपूर्ण शासक विग्रहराज चतुर्थ और विशलदेव के नाम से यह प्रसिद्ध है। विग्रहराज चतुर्थ और विशलदेव। विग्रहराज चतुर्थ ये बहुत ही बड़े योद्धा थे और साथ में बहुत विद्वान शासक भी थे। इनके शासन काल को चौहानों का स्वर्ण काल कहा जाता है, गोल्डन पीरियड। क्यों कहा जाता है? तो देखो, गोल्डन एरा उसी काल को हम कहेंगे जिस काल में चाहूं और विकास हो। तो इसके काल में हम देखते हैं कि राजनीतिक विकास के साथ साथ सामाजिक आर्थिक काफी विकास हुआ था। जैसे आप देखेंगे कि विग्रहराज चतुर्थ, इनके बारे में हमें काफी जानकारी मिलती है और इनसे संबंधित काफी सारे पुस्तकें हैं, विशल पर लिखा गया है, जिसमें एक है इन्हीं के दरबार में थे एक विद्वान सोमदेव, जिन्होंने ललित विग्रहराज नामक पुस्तक लिखा। ठीक है, इसके अलावा इनके बाद के एक बहुत बड़े विद्वान हैं नरपति नल। नरपति नल, इसने एक पुस्तक लिखा है विशलदेव रासो। इन पुस्तकों से हमें विग्रहराज के बारे में, विशलदेव के बारे में काफी जानकारी मिलती है। विग्रहराज चतुर्थ जो कि अजमेर के शासक हैं, इसने दिल्ली का पर आक्रमण किया और यहां के शासक तोमरों को इसने परास्त किया। दिल्ली का मतलब दिल्ली, दिल्ली का पहले नाम दिल्लिका से पहले दिल्ली का नाम योगिनीपुर था, ध्यान रखना। दिल्ली का योगिनीपुर पहले, अभी दिल्ली, फिर दिल्लिका, फिर योगिनीपुर था, है ना। उससे पहले महाभारत काल में इंद्रप्रस्थ। तो तोमरों को, विशलदेव ने तोमरों को परास्त कर दिल्ली को अपने अधिकार में कर लिया था। ना केवल दिल्ली को, बल्कि इसने आमेर और मेवाड़ के क्षेत्र को भी अपने अधीन कर लिया था। तो आप समझ सकते हो कि चौहान वंश का विस्तार कहां तक हुआ था, है ना। दिल्ली, आमेर, मेवाड़। इसके अलावा कहते हैं कि ये विग्रहराज चतुर्थ ने यामिनी वंश पर, मतलब तुर्कों पर भी आक्रमण किया था। कहते हैं कि इसने गजनी पर आक्रमण किया था और गजनी, महमूद गजनी के वंशज खुसरो शाह को इसने परास्त किया था। खुसरो शाह को इसने परास्त कर दिया था। कितना शक्तिशाली शासक होगा आप समझ सकते हो। गजनी, महमूद गजनी जो भारत में आक्रमण किया था, इनके समय में आक्रमण किया होता तो शायद महमूद गजनी परास्त हो जाते, लेकिन महमूद गजनी इससे बहुत पहले थे, जिसने 17 बार भारत पर आक्रमण किया और किसी भी राजा ने उसको परास्त नहीं कर पाया। तो आप समझ सकते हो कि विग्रहराज ने गजनी में जाकर गजनी के शासक को परास्त किया। ठीक, तो कितने शक्तिशाली शासक होगा आप समझ सकते। विग्रहराज की ना केवल एक बहुत बड़ा वो योद्धा था, बल्कि वो बहुत बड़े विद्वान थे और विद्वानों के संरक्षक भी थे। इनके दरबार में काफी सारे विद्वान रहते थे और विद्वानों को ये आश्रय देते थे, इसलिए इनको कवि वांधव की उपाधि मिली है।
कवि बांधव, है ना, कवि बांधव, और कटी बंधु भी इनको उपाधि मिली, कटी बंधु, ये इनको उपाधि। क्यों? क्योंकि इन्होंने विद्वानों को संरक्षण दिया था। विग्रहराज चतुर्थ, विग्रहराज चतुर्थ के दरबार में सोमदेव बहुत बड़े विद्वान थे, जिसने ललित विग्रहराज नामक पुस्तक लिखा। ललित विग्रहराज किसने लिखा? सोमदेव। विग्रहराज चतुर्थ पर ही एक किताब लिखी गई है, जिसमें विग्रहराज चतुर्थ के बारे में हमें काफी जानकारी मिलती है। विग्रहराज चतुर्थ खुद बहुत बड़े विद्वान थे। इसने, विग्रहराज चतुर्थ ने एक पुस्तक लिखा, इन्होंने भी, कौन से? हेरी केली, हेरी केली नहीं, इस तरह के पुस्तक, हेरी केली, हेरी केली या हेरी केली, हेरी केली, है ना, इस तरह। ये किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत में, ये ध्यान रखना। इस विग्रहराज ने यह पुस्तक क्यों लिखा? तो कहते हैं कि विग्रहराज ने, एक बहुत बड़े ऑथर थे काफी प्राचीन काल के, भवभूति, जिन्होंने लिखा था किराता अर्जुन। कहते हैं कि ये जो हेरीकली नाटक है, ये किराता अर्जुन से ही इंस्पायर्ड है। मतलब किराता अर्जुन से प्रेरणा लेकर विग्रहराज चतुर्थ ने हेरीकली नामक नाटक लिखा, जो संस्कृत भाषा में है। ठीक है। इस नाटक के कुछ अंश इसने अपने कॉलेज, मतलब इसने एक महाविद्यालय, संस्कृत महाविद्यालय बनवाया था। संस्कृत में महाविद्यालय, संस्कृत महाविद्यालय अजमेर में, अजमेर में संस्कृत महाविद्यालय बनाया था। उस महाविद्यालय की दीवारों में उसने हेरीकली नाटक के कुछ अंश खुदवाए थे। बाद में इस महाविद्यालय, बाद में जब तुर्क आए, मोहम्मद गौरी जीत गया, फिर उनके सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर पर आक्रमण कर इस महाविद्यालय को उसने तोड़ दिया था। इस महाविद्यालय को मस्जिद का आकार दे दिया था, और वो मस्जिद है 2.5 दिन का झोपड़ा। आज भी इस मस्जिद के दीवारों पर संस्कृत के श्लोक लिखे हुए मिलते हैं। इसका मतलब कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस विद्यालय को, महाविद्यालय को तोड़कर मस्जिद बनाया था। राजस्थान में पहला मस्जिद है ये, राजस्थान में, है ना, 2.5 दिन का झोपड़ा। ठीक है। ऐसे भारत का पहला मस्जिद तो दिल्ली में, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, वो भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनाया था। लेकिन राजस्थान में पहला मस्जिद 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में बनाने वाला वही कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक। तो ललित विग्रहराज सोमदेव, है ना। तो आप देखेंगे इनके समय में काफी कुछ विकास हुआ था। इसके अलावा विग्रहराज ने एक झील भी बनाया था, विशाल सर झील। विशाल सर झील भी इसने बनवाया था अजमेर में, विग्रहराज चतुर्थ। ठीक। विग्रहराज पर मैंने आपको बताया कि नरपति नल, नरपति नल ने भी बाद में एक पुस्तक लिखी, विशलदेव रासो, विशलदेव रासो। यह पुस्तक गौड़वाड़ी, गौड़वाड़ी भाषा में लिखी गई है। गौड़वाड़ी भाषा मारवाड़ी भाषा का ही एक उपभाषा है, इस भाषा में लिखी गई है, यह ध्यान रखना है ना। ललित विग्रहराज और विशलदेव, है ना, के बारे में, यह भी विशलदेव के बारे में ही लिखा गया। विशलदेव, तो विशलदेव के शासनकाल में काफी विकास हुआ। राजनीतिक विकास के साथ साथ सांस्कृतिक डेवलपमेंट भी बहुत ज्यादा हुआ था। ललित विग्रहराज विशलदेव, है ना। विग्रहराज विशलदेव के बाद काफी शासक हुए। उसके बाद एक सोमेश्वर, फिर पृथ्वीराज द्वितीय, इस तरह से। फिर अंत में
पृथ्वीराज तृतीय। ये अजमेर के चौहान वंश के अंतिम शासक मान सकते हैं इसको, पृथ्वीराज तृतीय। इनके पिता सोमेश्वर, जो कि पृथ्वीराज के अल्पकाल में ही, अल्पायु में ही देहांत हो गया था, और इनकी माता पृथ्वीराज तृतीय की माता कर्पूर देवी। पृथ्वीराज तृतीय वही पृथ्वीराज तृतीय हैं जिनको आप जानते हैं पृथ्वीराज चौहान के नाम से। चलिए, पृथ्वीराज तृतीय इसलिए क्योंकि उससे पहले भी द्वितीय आए, उससे पहले भी प्रथम आया था। तो पृथ्वीराज तृतीय के पिता सोमेश्वर और पृथ्वीराज तृतीय के माता कर्पूर देवी। कहते हैं कि पिता सोमेश्वर की आयु की मृत्यु काफी कम समय में हो गई थी, जब पृथ्वीराज की उम्र मात्र 11 वर्ष का था। उसी टाइम इनके पिता सोमेश्वर का देहांत हो गया और पृथ्वीराज तृतीय वो राजा बने चौहान वंश के। तो इतनी कम उम्र में वो कैसे शासन कर सकते थे? आप देखोगे पृथ्वीराज तृतीय ये शासक बना 1177 में, और 1192 में इनका अंत हो गया। 11 वर्ष की उम्र में शासक बना था। इसका मतलब वो उनकी टोटल आयु कितनी होगी? यही 25-26 साल ही वो जीवित रहे होंगे। मतलब 25-26 साल में इन्होंने इतना काम किया कि आज भी हम देखो इनको पृथ्वीराज चौहान। तो इतने 11 वर्ष की आयु में सिंहासन पर बैठा तो शासन कैसे कर सकता? नहीं कर सकता। तो एक्चुअल में देखें तो इनकी माता कर्पूर देवी संरक्षिका बन गई। तो कुछ समय तक, कुछ ही समय इनकी माता का साथ मिला, क्योंकि बाद में इनकी माता का भी देहांत हो गया था कम आयु में। तो कर्पूर देवी इनकी संरक्षिका के रूप में आरंभिक वर्ष में इनको सहयोग किया। इसके अलावा एक अधिकारी भी थे जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान को काफी मदद किया था। अधिकारी और माता कर्पूर देवी के रिश्तेदार भी थे, भुवन मल। इन दोनों का मतलब कर्पूर देवी और भुवन मल, इन दोनों का काफी सहयोग मिला था पृथ्वीराज चौहान को उसके आरंभिक वर्ष के शासन में, क्योंकि वो उस टाइम मैच्योर नहीं था। तो भुवन मल और कर्पूर देवी कहते हैं, भुवन मल के बारे में कहते हैं कि जिस तरह से राम और लक्ष्मण को गरुड़ ने मेघनाद के नाग से बचाया था, नागफन से बचाया था गरुड़ ने, उसी तरह से पृथ्वीराज के बारे में कहते हैं कि भुवन मल्ल ने आरंभिक कठिनाइयों से भुवन मल्ल ने पृथ्वीराज चौहान को बचाया था, ऐसा मानते हैं। तो भुवन मल्ल का काफी सहयोग रहा होगा पृथ्वीराज चौहान को, है ना। पृथ्वीराज चौहान जो थे ये बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, बहुत बड़ा। इसलिए बहुत ही कम आयु में इसने अपने हाथों में सारा शासन का बागडोर संभाल लिया था, बहुत ही कम आयु में। आप देखो कि 1177 में ये शासक बने, जब वो 11 वर्ष के थे। उसके बाद तो फिर वो विजय अभियान शुरू किया, अगले ही वर्ष उसने विजय अभियान शुरू कर दिया। ठीक, कहते हैं कि इसके शुरुआत के जो इनके आक्रमण थे, युद्ध थे, उसमें काफी सफलता मिली। इन सफलताओं से बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी हो गए। इनके आरंभिक विजय में देखेंगे तो हरियाणा क्षेत्र में इन्होंने आदिवासियों, है ना, एक आदिवासी थे भंडारक, इनको परास्त किया। फिर 1182 ईस्वी में इसने चंदेल शासक परमार्दी देव को परास्त किया। कौन से युद्ध में? महोबा के युद्ध में परास्त किया था 1182 ईस्वी में। महोबा में यह युद्ध हुआ था। इसको तुमुल का युद्ध भी बोलते हैं, तुमुल। ठीक है। पृथ्वीराज चौहान ने किसको परास्त किया? परमार्दी देव को, महोबा या तुमुल के युद्ध। इसी युद्ध में परमार्दी देव के दो प्रसिद्ध सेनापति अल्लाह उदल
पृथ्वीराज चौहान के साथ लड़ता हुआ मारा गया था, वीर गति को प्राप्त हुआ था। कहते हैं कि ये इतने वीर थे कि आज भी मालवा क्षेत्र में इनकी वीरता की कहानियां सुनाया जाता है। ठीक है, बहुत ही वीर थे। जैसे इधर मेवाड़ में गोरा गोरा बादल, वैसे ही अल्लाह उदल भी थे, है ना। तो इस तरह से पृथ्वीराज चौहान ने चंदेलों को परास्त किया। इसके अलावा पृथ्वीराज चौहान ने गुजरात के चालुक्यों के विरुद्ध भी अभियान किया। गुजरात के चालुक्य के साथ भी युद्ध किया। चालुक्य शासक थे मूलराज द्वितीय, कहीं कहीं इसको भीम द्वितीय भी मिलता है, दोनों एक ही व्यक्ति हैं, मूलराज द्वितीय और भीम द्वितीय। गुजरात के शासक, ये वही शासक हैं जिसने मोहम्मद गौरी को, सियाबुद्दीन मोहम्मद गौरी को भारत में पहली बार हार का स्वाद चखाया था। मतलब मोहम्मद गौरी ने जब गुजरात पर आक्रमण किया था 1178 में, तो आबू का युद्ध हुआ था। किसके साथ? इन्हीं के साथ, मोहम्मद गौरी और मूलराज द्वितीय या भीम द्वितीय के साथ। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी बुरी तरह से परास्त हुआ था। कहते हैं कि इस पराजय के बाद मोहम्मद गौरी ने अपने भारत विजय का अभियान का जो उनकी रणनीति थी बदल दिया, मार्ग ही बदल दिया था। ठीक है, पहले वो चाहता था गुजरात से भारत पर विजय करे, लेकिन इस हार के पश्चात मोहम्मद गौरी ने लाहौर पंजाब क्षेत्र से विजय प्रारंभ किया। मतलब इसके बाद गुजरात नहीं आया। तो देखो आपकी इतने शक्तिशाली शासक हैं जिसने मोहम्मद गौरी को परास्त किया। पृथ्वीराज चौहान ने इसको भी परास्त किया था 1184 ईस्वी में। और युद्ध का कारण क्या था? तो युद्ध का कारण है ना, पृथ्वीराज चौहान ये और गुजरात के भीम द्वितीय या मूलराज द्वितीय दोनों ही आबू के परमार वंश की राजकुमारी इच्छिनी से विवाह करना चाहते थे। इन्हीं चीजों में ये लोग का है, विवाह करना चाहते। ये भी पृथ्वीराज भी इनसे विवाह करना चाहते थे और गुजरात के शासक मूलराज भी इनसे विवाह करना चाहते। पृथ्वीराज तृतीय ने फाइनली इनसे विवाह कर लिया, तो इससे गुजरात के शासक नाराज हो गए और दोनों में युद्ध हुआ। इसको हम लोग नागौर का युद्ध बोलते हैं। नागौर का युद्ध कब? 1184 नागौर का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने भीम द्वितीय को परास्त कर दिया। भीम द्वितीय कौन? जिसने मोहम्मद गौरी को परास्त किया था। ठीक है, और यही पृथ्वीराज चौहान को बाद में मोहम्मद गौरी परास्त करेंगे। तो सोचो, अगर ये लोग मिलजुल कर अगर विदेशी आक्रमणकारियों को के विरुद्ध लड़ते तो शायद भारत में कोई भी विदेशी कभी भी नहीं आते। मतलब ये होता है कि हमारे यहाँ जब जब विदेशी आक्रमणकारी आए और वो यहाँ स्थापित हुए, उसके लिए जिम्मेदार हम थे। मतलब हमारे यहाँ कोई एकता नहीं थी, सब अपने अपने तरह सब आपस में लड़ते थे। ठीक, तो गुजरात को भी इसने परास्त किया था 1184 है ना, नागौर का युद्ध हुआ था। पृथ्वीराज चौहान, जैसे आप जानते हो विग्रहराज जो इनके पहले थे, विग्रहराज चतुर्थ, उसने दिल्ली, जयपुर, उदयपुर सबको जीत लिया था। पृथ्वीराज चौहान ने पंजाब तक अपना सीमा का विस्तार कर दिया था। ठीक, पंजाब क्षेत्र तक ये इनकी चौहानों का विस्तार। और इसी समय मोहम्मद गौरी ये भी अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए, जैसे मैंने आपको बताया, मोहम्मद गौरी 1175 से ही भारत पर आक्रमण के लिए प्रयास कर रहा था। क्यों?
क्योंकि मोहम्मद गौरी ये भी बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक था, ये गौर प्रदेश में शासन करता था, ठीक है। लेकिन ये एक्चुअल में ये देखो इस्लामिक रूलर है, तो ये चाहते थे कि संपूर्ण इस्लामिक क्षेत्र पर, जैसे महमूद गजनवी, क्योंकि ये अपने आप को महमूद गजनवी का ही उत्तराधिकारी मानते जबकि थे नहीं, लेकिन ये कहता है मैं महमूद गजनवी का उत्तराधिकारी हूं, इसलिए गजनी का जितना बड़ा साम्राज्य था मैं भी उतने बड़े साम्राज्य पर, उसी क्षेत्र पर अधिकार करूंगा। लेकिन गजनी क्षेत्र में यह सफल नहीं हो पाया क्योंकि गजनी में इनसे भी बड़े बड़े शासक थे, तो बेचारे गौर तक ही सिमट कर रह गए। लेकिन इनकी जो महत्वाकांक्षा था वह इतने छोटे क्षेत्र में शासन नहीं कर सकते, तो विस्तार करेंगे, किधर करेंगे, इधर तो जा नहीं सकते पश्चिम क्षेत्र में, तो चलो पूर्व की तरफ चलो। पूर्व की तरफ कौन है? भारत। और भारत में इस समय गजनी जो गजनवी था उसका अधिकार था, स्तंभ था, गजनी के ही वंशज पंजाब में इस समय शासन कर रहा था, ठीक है। मुल्तान में इस समय उनके अधिकार में था, तो इसी उद्देश्य से इसने भारत की ओर मूव किया। सबसे पहले भारत में उसने 1175 में अभियान किया और मुल्तान को जीत लिया। सबसे पहला विजय अभियान था मोहम्मद गौरी का, वो मुल्तान। फिर 1178 में वो गुजरात पर अटैक किया, लेकिन आबू के युद्ध में देखा अभी क्या हुआ, मोहम्मद गौरी परास्त हो गया मूल राज्य से, ठीक है। उसके बाद उसने पंजाब क्षेत्र में लाहौर को जीत लिया 1186 में। किससे जीता? गजनवियों के ही वंशजों से, मतलब अपने ही भाइयों से जीता लाहौर को। जब लाहौर को जीत लिया तब पृथ्वीराज चौहान की साम्राज्य की सीमा और मोहम्मद गौरी के राज्य की सीमा बिल्कुल आमने सामने, दोनों ही महत्वाकांक्षी। फिर विवाद होगा ही होगा दोनों में। और विवाद किसको लेकर हुआ? तबर हिंद या सरहिंद नामक जगह है, इसी क्षेत्र पर अधिकार के लिए दोनों में विवाद शुरू हो गया। वो कहता है तबर हिंद हमारा, ये कहता है तबर हिंद हमारा, बस शुरू हो गया। अब दोनों एक दूसरे को परास्त करने पर लगे रहे। इसी बीच एक और घटना घटी थी बहुत ही महत्वपूर्ण। इधर मोहम्मद गौरी आक्रमण, मोहम्मद गौरी आक्रमण करेंगे, है ना। तो नेक्स्ट तराइन प्रथम 1191, तराइन प्रथम में क्या हुआ? तराइन का मैदान में लड़ाई हुई मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। इस लड़ाई में क्या हुआ जानते हैं आप? मोहम्मद गौरी कहते हैं कि इस लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान का एक सेनापति था गोविंद राय, दोनों ही सैनिकों में लड़ाई चल रही थी। इस बीच गोविंद राय जो कि पृथ्वीराज के एक सेनापति था, उसका एक तीर आया और पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी को लग गया। कहते मोहम्मद गौरी के घोड़े को लगा, उससे उसका घोड़ा गिर गया और वो भी गिरा, तो मोहम्मद गौरी के सैनिकों को लगा कि हमारा सेनापति, हमारा राजा गया, तो सारे सैनिक भाग गए। तो मोहम्मद गौरी भी भागने लगा। पृथ्वीराज चौहान इनको भागते हुए दिया। अगर पृथ्वीराज चौहान चाहते तो इसी युद्ध में, तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को परास्त कर सकता था, लेकिन ये राजपूत थे, क्षत्रिय थे, भागते हुए को पीछे से वार नहीं करते, इसलिए मोहम्मद गौरी को जाने दिया। और मोहम्मद गौरी को जाने के बाद वो क्या किया? इधर संयोगिता के साथ रासलीला में व्यस्त हो गए। और उधर मोहम्मद गौरी ने क्या किया? तैयारी करना शुरू कर दिया कि पुनः पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध युद्ध करना है और कैसे जीतना है, उसकी तैयारी में लग गए। ठीक, तो विजय तो पृथ्वीराज चौहान को कभी नहीं मिल सकता है। आप किसकी तैयारी कर रहे हैं? वो किसकी तैयारी? वो फिर से विजय के लिए
कि विजय प्राप्त करना है और आप संयोगिता हरण में लग गए। संयोगिता हरण की जो स्टोरी है, कहते हैं कि ये एक चंद्रवरदाई जो है पृथ्वीराज रासो जिसने लिखा, जो पृथ्वीराज चौहान के ही दरबारी भाट थे, उनकी एक कल्पना है, एक इमेजिनेशन, ऐसा मानते हैं। ठीक। संयोगिता कौन है? तो गढ़वाल शासक जयचंद की पुत्री, गढ़वाल शासक जयचंद की पुत्री जयचंद। गढ़वाल जब तक गुर्जर प्रतिहार शक्तिशाली थे तब तक ये भी प्रतिहारों के सामंत थे, लेकिन जैसे ही गुर्जर प्रतिहार कमजोर हुआ तो गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी कन्नौज पर गढ़वालों ने अधिकार कर लिया। तो मतलब गढ़वाल कहां से शासन कर रहा था? कन्नौज से। ठीक। और चौहान कहां से शासन कर रहा है? अजमेर से। लेकिन गढ़वालों और चौहानों में आपसी रिश्ते भी थे। कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान की माता और जयचंद की माता दोनों ही दिल्ली की राजकुमारी थी, तोमरों की बेटी थी। ठीक, मतलब दोनों की माताएं मौसी हुई इनकी। पृथ्वीराज चौहान की माता कर्पूरी देवी को उनके पिता ने दिल्ली पृथ्वीराज चौहान को दे दिया। तो गढ़वाल जयचंद कहता है कि दिल्ली तो मेरा भी होना चाहिए, क्योंकि मेरी भी माता वहां की राजकुमारी थी। तो इसी बात को लेकर दोनों में, है ना, जयचंद और पृथ्वीराज दोनों में किसको लेकर? दिल्ली को लेकर दोनों में दुश्मनी हो गई और दोनों ने सभी तरह के प्रयास किया एक दूसरे को परास्त करने के लिए और दिल्ली पर अधिकार करने के लिए, लेकिन जयचंद पृथ्वीराज को परास्त नहीं कर पाया और न ही पृथ्वीराज जयचंद को परास्त कर पाया। मतलब दोनों ही शक्तिशाली था। अगर ये दोनों भी आपस में मिल जाते तो शायद मोहम्मद गौरी जैसे कितनों को देख लेते ही है। ठीक है, लेकिन दोनों आपस में लड़ रहे हैं। जयचंद किसी भी मौके को वो छोड़ते नहीं थे जिससे पृथ्वीराज चौहान की को कमजोर कर सके, उसकी धज्जियां उड़ा सके। एक अवसर आया जब जयचंद को अपनी पुत्री संयोगिता का स्वयंवर करवाना था। स्वयंवर, इस टाइम स्वयंवर होता था, मतलब महिलाओं की दशा अच्छी थी। स्वयंवर मतलब क्या होता है कि आपको अपने पति चुनने का अधिकार। क्या ऐसा अधिकार सभी महिलाओं को था? बिल्कुल नहीं। सिर्फ उच्च कुल की महिलाओं को, राजघराने की महिलाओं को यह अधिकार था। बाकी सामान्य स्तर पर देखें तो इस समय महिलाओं की दशा बहुत ही खराब थी। तो जयचंद ने संयोगिता अपनी पुत्री का स्वयंवर रचाया। स्वयंवर में सभी राजाओं और राजकुमारों को इसने आमंत्रित किया कन्नौज के दरबार में। जयचंद ने, सिवाय पृथ्वीराज चौहान को। पृथ्वीराज चौहान को आमंत्रित नहीं किया, तो इससे पृथ्वीराज चौहान को अपमानित किया। सिर्फ यहीं तक नहीं, और क्या किया जयचंद ने? जब सभी राजाओं को बुलाया गया तो राजाओं, जब बाहर महल जहां स्वयंवर होगा वहां उसने अंगरक्षक जो गार्ड होते हैं, गार्ड की जगह उसने पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति बना दी। उसका एक स्टैचू बना दिया कि देखो ये हमारे अंगरक्षक है, गार्ड है। ठीक है, ताकि पृथ्वीराज चौहान की और धज्जियां उड़ा सके जयचंद। तो आए सभी राजा और राजकुमार, संयोगिता से विवाह करने के लिए स्वयंवर में शामिल हुआ। लेकिन संयोगिता, कहते हैं कि संयोगिता पृथ्वीराज चौहान से प्रेम करती थी। पृथ्वीराज भी इनसे प्रेम करता। तो संयोगिता ने भी क्या किया? उसी मूर्ति को जाकर माला पहना दिया।
इस घटना के बारे में जैसे पृथ्वीराज चौहान को पता चला, सेना लेकर टूट पड़ा कन्नौज में, और फिर बहुत ही वीरता से, मतलब आज के हीरो वाले अंदाज में घोड़े के साथ वो महल की खिड़की में घुस गए और संयोगिता का हरण कर लिया, और जयचंद और कन्नौज की सेना देखता रह गया, कुछ नहीं कर पाया। ये था संयोगिता हरण की स्टोरी। यह स्टोरी हमें कहाँ से पता चलता है, किससे जानकारी मिलती है? तो यह स्टोरी हमें जानकारी मिलती है उसी से जो अग्निकुंड का सिद्धांत दिया है, चंद्रवरदाई से। चंद्रवरदाई की पुस्तक पृथ्वीराज रासो। तो कहते हैं कि मोहम्मद गौरी से परास्त होने, मोहम्मद गौरी को जब परास्त किया तराइन के प्रथम युद्ध में, उस पराजय के बाद वो संयोगिता के साथ रासलीला में व्यस्त हो गया, बल्कि जबकि उस समय उसको क्या करना चाहिए था? अपनी सीमा को सुरक्षित करना चाहिए था कि दोबारा इस तरह का आक्रमण ना हो। एक तो चलो आपने मोहम्मद गौरी को जाने दिया, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन वो वापस ना आए उसके लिए आपने कोई उपाय ना कर आप रासलीला में व्यस्त हो गए। ये बताता है कि आप कितने दूरदर्शी शासक थे। शायद ये उम्र क्या तकाजा था कि 24-25 साल का ही उम्र था उस टाइम। नहीं, एक उम्र भी होता है कि उम्र के हिसाब से ना परिपक्वता आती है, भले ही आप कितना ही सूरवीर हो क्यों ना हो। यही रीजन है, मुझे लगता है कि हमारे देश में जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति होते हैं वो उम्र दराज ही होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये विवाह शादी में भटक जाते हैं ना, और फिर विवाह शादी के चक्कर में इससे अपना राजपाट खो दिया। अगले ही वर्ष तराइन सेकेंड 1192 में हुआ। मोहम्मद गौरी फिर से सेना लेकर आधम की। इस बार तो बहुत बढ़िया तैयारी करके आया वो, और सारे स्ट्रेटेजी बनाकर आया। चारों ओर से चौहान सेना को घेर लेंगे, परास्त करेंगे। आ गया तराइन के मैदान में फिर से लड़ने के लिए, और उसने अपने दूत से भिजवाया संदेश कि या तो इस्लाम धर्म स्वीकार कर लो और हमारी अधीनता भी स्वीकार करो, इस्लाम स्वीकार कर लो और हमारी अधीनता भी स्वीकार कर लो, तो हम तुम्हें छोड़ देंगे, अन्यथा आ जाओ युद्ध के मैदान में। पृथ्वीराज चौहान ने भी कहा आ रहा हूं, रुको युद्ध के मैदान में ही। बस दोनों की सेना आमने सामने। पृथ्वीराज चौहान तैयारी के साथ नहीं गया था इस युद्ध में, क्यों? क्योंकि वो तैयार ही नहीं था, क्योंकि उसको ऐसा अंदेशा ही नहीं था कि मोहम्मद गौरी वापस आक्रमण कर सकता है। हो गया। लेकिन मोहम्मद गौरी को तब भी ऐसा लगता था कि फिर से परास्त हो जाऊंगा। तो मोहम्मद गौरी ने मैदान में युद्ध करने की तुलना में वो है ना कूटनीतिक और है ना कपट से युद्ध को जीतने का। जब पृथ्वीराज चौहान कहा कि तैयार हूं, मैं आ रहा हूं युद्ध लड़ने के लिए, तो मोहम्मद गौरी को लगा कि ये तो फिर से तैयार होकर आ रहा है, कहीं फिर से हम हार ना जाएं। तो मोहम्मद गौरी ने एक और दूत को भेजा संदेश देकर कि भाई हम अब लड़ाई नहीं करना चाहते हैं, जो भी सीमा संबंधी विवाद है वो बैठकर अपन संधि कर लेते हैं। तो पृथ्वीराज चौहान तैयार हो गया कि ठीक है। तो कहते हैं कि दोनों की सेना आमने सामने थी, ठीक है, और इसी बीच है ना जब सेना आ गई आमने सामने, तब मोहम्मद गौरी ने यह छल का सहारा लिया कि युद्ध लड़ेंगे तो हार जाएंगे, तो क्यों ना छल का सहारा लिया जाए। तो मोहम्मद गौरी ने संदेश भिजवाया कि भाई हम बैठकर संधि कर लेते। तो इस बीच चौहानों की जो सेना थी वो खुशी मनाने लगे कि वाह अब तो युद्ध होगा ही नहीं, तो ये रात में खुशी मनाने लगे और इधर ये रात भर तैयारी करने लगे। और जैसे ही गौरी की सेना है ना रात में ये मस्त होकर सो रहे थे, सुबह प्रातः काल में जब प्रातः क्रिया कर रहे थे ये लोग, उसी टाइम गौरी की सेना ने चौहानों पर
चौहानों की छावनी पर अटैक कर दिया। कहते हैं कि काफी सेना मारे गए इनके। पृथ्वीराज चौहान जो कि हाथी में बैठकर युद्ध लड़ रहा था, इस टाइम लगा कि अब तो गिर गए हम, घोड़े में बैठकर भागने लगे ये। मोहम्मद गौरी ने इसका पीछा किया और इसको वहीं मार दिया। गोविंद राय और जो भी इनके सेनापति थे बड़े बड़े, वो सब इस युद्ध में मारे गए। और इस तरह से तराइन का द्वितीय युद्ध मोहम्मद गौरी विजयी हुआ। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हार गए। तो मोहम्मद गौरी जीत गया और पृथ्वीराज चौहान हार गया। क्यों? क्यों हारा? पराजय का कारण क्या था? क्यों पराजय? तो मोहम्मद गौरी की सेना, सिर्फ पराजय का एक ही कारण था कि गौरी की जो सेना थी वो व्यवस्थित था, मैनेज था, है ना, व्यवस्थित था। और जो चौहानों की सेना थी वो अव्यवस्थित था, अव्यवस्थित। ठीक है? कैसे? तो चौहानों की सेना, आप देखेंगे चौहानों की सेना कैसे अव्यवस्थित है, इल मैनेज्ड कैसे है। तो चौहानों की सेना में आप देखेंगे तो ये अलग अलग सामंत में ये बटे हुए थे। चौहानों की जो सेना होती थी वो सामंत उनके सेनापति होते थे, और ये सामंत आपस में ही द्वेष रखता था। तो मतलब चौहानों की जो सेना, राजपूतों की जो सेना थी वो एकजुट नहीं था, अलग अलग स्ट्रेटेजी होती थी, अलग अलग रणनीति के साथ ये युद्ध लड़ते थे। जबकि गौरी की सेना में कोई सामंती सिस्टम नहीं था तुर्कों में, इसलिए गौरी की सेना एकजुट था। पहला कारण ये था, मतलब अव्यवस्थित और व्यवस्था के बीच ये लड़ाई थी। तो जो व्यवस्थित होगा वो जीतेगा, जो अव्यवस्थित होगा वो हारेगा। तो पृथ्वीराज चौहान इसलिए हारा क्योंकि उनकी सेना, उनके पास व्यवस्था ही नहीं था। नहीं, ऐसा नहीं था कि राजपूत तुर्क सैनिकों से कमजोर थे, वो तुर्कों से किसी भी स्तर में कम नहीं था, बहुत शक्तिशाली थे ये, तब भी ये हार गए। फिर हारने का कारण ये था कि ये व्यवस्थित था, वो चौहानों की सेना अव्यवस्थित थी। दूसरा कारण आप देखेंगे तो गौरी की सेना बहुत ही हल्के थे, है ना, हल्के सेना थी, घोड़े, अधिकतर ये घोड़े का इस्तेमाल करते थे, जबकि चौहानों की सेना भारी थी, ये हाथी का इस्तेमाल करते थे। विकट परिस्थिति में ये भाग नहीं सकते थे। जैसे हमने देखा तराइन के द्वितीय युद्ध में जब ऐसा हुआ, छल कपट हुआ, तो इनको भाग सकते थे, ये भागना चाह भी रहे थे लेकिन भाग नहीं पाया। क्यों भाग नहीं पाया? क्योंकि इनकी सेना बहुत भारी भरकम थी। जबकि तराइन के प्रथम युद्ध में देखा कि वो भाग गए। क्यों? क्योंकि उनकी सेना बहुत हल्की थी। ठीक, ये भी कारण था। और सबसे बड़ा कारण आप जानते हो, पृथ्वीराज चौहान की जो अदूरदर्शितापूर्ण नीति, क्योंकि उनको पहले से ही तैयार होना चाहिए था, क्योंकि आया है तो वापस आ सकता है। सबसे पहले तो आपको जाने नहीं देना चाहिए था, जाने दिया है तो फिर वापस आ सकता है, उसके लिए आपको कुशल प्रबंधन करना चाहिए था, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया और संयोगिता के साथ रासलीला में व्यस्त हो गए। तो ये हमें सिखाता है कि इतिहास इसलिए पढ़ना चाहिए ताकि हमें इन घटनाओं से सीखना चाहिए, और हमें हमारे सामने जो भी चुनौतियां आती हैं उसको हम किस तरह से सामना करेंगे। नहीं, तो ये है चौहान। पृथ्वीराज चौहान के बारे में कहते हैं कि जब पृथ्वीराज चौहान तराइन सेकेंड में इनकी मौत हो गई, तराइन द्वितीय में हुआ क्या एक्चुअली, इस पर भी इतिहासकारों में काफी विवाद है, डिबेटेबल है मुद्दा, कि पृथ्वीराज चौहान के साथ क्या हुआ, इसके साथ हुआ क्या। तो कहते हैं ऐसा कि गौरी, मोहम्मद गौरी की सेना ने पृथ्वीराज चौहान को युद्ध में ही मार दिया गया। तराइन में जब वो भागने लगे तो सिरसा नामक स्थान पर पृथ्वीराज चौहान को पकड़ लिया गया और वहीं मार दिया गया। ठीक है, लेकिन चंद्रवरदाई कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। पृथ्वीराज चौहान को
गौरी के सैनिकों ने पकड़ लिया, उनकी दोनों आंखें निकाल लिया ये कहता है, और फिर उसको बंदी बनाकर पृथ्वीराज चौहान को गौड़ ले गया। मोहम्मद गौरी अपना प्रदेश गौड़ ले गया और वहां उसको दरबार में हाजिर किया गया। उस दरबार में ये भी उपस्थित था। और चंद्रवरदाई कहता है कि पृथ्वीराज चौहान ने शब्द भेदी बाण से मोहम्मद गौरी को मार दिया। मतलब मोहम्मद गौरी पर तीर चलाया और वो मारा गया। कहां? गौड़ में, उनके घर में ही उसको मार दिया गया पृथ्वीराज। बाद में पृथ्वीराज चौहान और चंद्रवरदाई इन दोनों ने भी आत्महत्या कर लिया। ऐसा कौन कहता है? चंद्रवरदाई। जबकि वास्तविकता यह है कि पृथ्वीराज चौहान के युद्ध में ही सिरसा नामक स्थान में की हत्या हो गई थी। इस बात को अबुल फजल भी ये बात कहता है कि मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को गौड़ लेकर गया था, है ना। अबुल फजल भी ये बात कहता है। जबकि उस समय के जो समकालीन फारसी इतिहासकार हैं, चाहे वो मिनहाज उस सिराज हो, चाहे वो, है ना, इनकी पुस्तक है तबकात ए नासिरी, इसमें वो कहता है कि नहीं, युद्ध भूमि में ही मारा गया था। अबुल फजल की तुलना में ये देखेंगे तो ये ज्यादा समकालीन है, क्योंकि ये उसी समय के हैं, इल्तुतमिश के समय के, नसरुद्दीन महमूद शाह। तो अबुल फजल भी ये बात कहता है कि पृथ्वीराज चौहान को लेकर गए थे वो, लेकिन एक्चुअल में पृथ्वीराज चौहान की हत्या हो गई थी सिरसा में ही, और वहाँ कोई नहीं ले गया था। हाँ, वहाँ उनकी, ऐसा कहते हैं कि वहाँ उनके शरीर को, है ना, जब मार दिया गया था उनके शरीर को वहाँ लेकर गया था और शायद वहीं दफना दिया गया था। ठीक है, तो इधर पृथ्वीराज चौहान मर गया, तो मोहम्मद गौरी चाहता तो इस समय अजमेर और उसका जो चौहानों का क्षेत्र था उसको अपने अधीन कर सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया। मोहम्मद गौरी ने क्या किया, इस समय पृथ्वीराज चौहान के एक अल्पवयस्क पुत्र गोविंदराज को अजमेर का शासक बना दिया, गोविंदराज को, जो अल्पवयस्क था। बाद में इसी गोविंदराज को कुतुबुद्दीन ऐबक ने, है ना, रणथंभौर में एस्टैब्लिश कर दिया। मतलब यूं देखा जाए तो पृथ्वीराज चौहान के बाद अजमेर कुछ समय के लिए दिखाने के लिए मोहम्मद गौरी नहीं चाहते थे, प्रजा, यहाँ की प्रजा हमारे खिलाफ हो जाए, इसलिए उसने क्या किया, गोविंदराज को, जो कि पृथ्वीराज चौहान का अल्पवयस्क पुत्र था, उसको गद्दी पर बिठा दिया। और बाद में मोहम्मद गौरी की सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको रणथंभौर में शिफ्ट कर दिया। तो वहां से शुरू होता है रणथंभौर का चौहान। इस रणथंभौर के चौहान में हम देखेंगे एक बहुत बड़े राजा हुए थे, राणा हमीर देव, जो अलाउद्दीन खिलजी से लड़ता हुआ मारा गया था। ठीक है, तो ये चौहानों का मुख्य शाखा है। इसके अलावा हम देखेंगे चौहानों का जो दूसरा प्रमुख शाखा है वो रणथंभौर का, और भी बहुत सारे शाखा हैं, जैसे जालोर का चौहान, मालवा का चौहान, सिरोही का चौहान, है ना, ऐसे बहुत सारे चौहानों की शाखा है। लेकिन मेन जो शाखा है चौहान का, जो मेन है वो यही अजमेर वाले सपाद लक्ष्य वाले चौहान। ठीक है, चलो।